दोस्तों इंग्लिश और कम्युनिकेशन BT 103 में यूनिट 5 का हमारा नेक्स्ट सवाल है, जो कि हम 3 सवाल लिए हैं। गाइडलाइन फॉर रिज्यूम राइटिंग, ईमेल एंड टेंडर, राइट कंटेंट ऑफ गुड रिज्यूमे इन डिटेल। ये भी 777 टोटल 21 मार्क्स का सवाल है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी इसमें से पूछा ही जाता है हर ईयर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना कि गाइडलाइन फॉर रिज्यूम राइटिंग और राइट कंटेंट ऑफ गुड रिज्यूमे इन डिटेल, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। गाइडलाइन का मतलब होता है ना कि एक रिज्यूमे दिखना कैसा चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, ठीक है। और जो राइट कंटेंट ऑफ गुड रिज्यूमे मतलब कि एक गुड रिज्यूमे में एक्चुअल में क्या क्या कंटेंट होता है, ठीक है ना, या क्या क्या स्ट्रक्चर होता है एक गुड रिज्यूमे में। तो ये दोनों सवाल में थोड़े से अंतर है। तो ठीक है, अभी देखते हैं। गाइडलाइन फॉर रिज्यूम राइटिंग में थोड़ा सा रिज्यूमे है क्या, उसका इंट्रोडक्शन दे देना, फिर उसके बाद उसके गाइडलाइंस लिख देना, ठीक है। तो रिज्यूमे का डेफिनेशन देखिए। अ रिज्यूम और बायोडेटा इज अ ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेंट्स पर्सनल डिटेल। जो एप्लीकेंट्स होते हैं उसके पर्सनल डिटेल का एक ब्रीफ रिकॉर्ड होता है, जैसे कि स्किल्स, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स एंड एनी अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी एप्लीकेंट्स हो गया, कोई भी व्यक्ति हो गया, उसका एक पर्सनल डिटेल होता है, ठीक है, रिज्यूम में, जिसको बायोडेटा भी बोलते हैं हम। और पर्सनल डिटेल में क्या क्या हो सकता है, स्किल, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, अचीवमेंट्स क्या क्या है, वही सारी चीज़ें। उसके बाद देखना, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पर्सनल एडवर्टीजमेंट, ठीक है, वेयर यू शोकेस योर क्वालिफिकेशंस एंड अचीवमेंट्स। तो ये एक तरीके का जो रिज्यूम जो होता है ना, वो पर्सनल एडवर्टीजमेंट होता है। आप एडवर्टीजमेंट का मतलब तो समझते ही हो ना, किसी चीज़ को हम शोकेस करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज को, तभी तो वो लोग खरीदते हैं, या फिर तभी तो लोग वो सर्विसेज के लिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्वाइन करें। तो रिज्यूम भी ना एक तरीके का पर्सनल एडवर्टीजमेंट होता है, जहां आप अपने स्किल्स को, वर्क एक्सपीरियंस को, क्वालिफिकेशंस को, अचीवमेंट्स को शोकेस करते हो, ठीक है, जिसका एम क्या होता है, इट्स एम इज टू कन्विंस इंटरव्यूअर्स टू हायर यू इन जॉब और इंटर्नशिप। तो ये एक रिज्यूमे होता है। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक रिज्यूमे लिखना कैसा चाहिए, या एक रिज्यूमे होना कैसा चाहिए। ये नहीं बता रहे कि एक रिज्यूमे में क्या क्या कंटेंट हो, रिज्यूमे कैसा हो, ये देखना आना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप रिज्यूमे लिखे तो उसके क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है, क्या क्या गाइडलाइंस है, वो देखिए। कीप इट क्लियर एंड कंसाइज। आपका रिज्यूमे क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, यानी कीप योर रिज्यूम ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, यूज बुलेट पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग लॉन्ग पैराग्राफ। ये कुछ गाइडलाइंस है कि रिज्यूमे आप ऐसे लिखना, आप समझ रहे हो ना। इसको आप एकदम रिज्यूमे को ब्रीफ और टू द पॉइंट रखिए, बुलेट पॉइंट्स मेंशन करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग लॉन्ग पैराग्राफ। अ रिज्यूमे शुड बी 1 पेज इफ यू आर अ फ्रेशर और मैक्सिमम 2 पेजेस, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो एक्सपीरियंस बंदा है ना, उसके लिए एटलीस्ट 1 पेज का रिज्यूमे हो सकता है। सॉरी, जो फ्रेशर होता है ना, उसके लिए 1 पेज का रिज्यूमे हो सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं ना, उसके लिए 1.5 या 2 पेज तक का रिज्यूमे चला जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। कीप इट क्लियर एंड कंसाइज में अगला पॉइंट क्या है, यूज अ प्रॉपर फॉर्मेट, यू फॉलो अ क्लीन एंड प्रोफेशनल लेआउट। एक रिज्यूमे का एक ऑर्डर होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक फॉर्मेट होता है, जो कि प्रोफेशनल फॉर्मेट होते हैं। डिवाइड इनटू सेक्शंस सच एज करियर ऑब्जेक्टिव, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शन में, एक अलग अलग लेआउट में आपको अपने डिटेल्स को भरने हैं, ठीक है ना। तो यूज अ प्रॉपर फॉर्मेट दूसरा पॉइंट है, ठीक है। प्रोफेशनल लेआउट होना चाहिए। तीसरा क्या है, स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग करियर ऑब्जेक्टिव। हाँ, ज़्यादातर रिज्यूमे में ना शुरू में एक इंपॉर्टेंट करियर ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है कि आपके लाइफ का मिशन क्या है, जो आप जॉब लेना चाहते हैं। तो योर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर एंड गोल ओरिएंटेड, जो कि रिज्यूमे के फर्स्ट में ही अक्सर लिखा जाता है। तो स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग करियर ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना। चौथा है हाईलाइट रिलेवेंट स्किल्स एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एड टेक्निकल, सॉफ्ट एंड लैंग्वेज स्किल्स, ये आपके रिलेवेंट कौन कौन से स्किल है जो आप जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मेंशन इंस्टीट्यूट नेम, डिग्री, ग्रेड्स, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ों को आपको मेंशन करना रहता है। पांचवा पॉइंट है मेंशन योर वर्क एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स, यानी कि इंक्लूड प्रोजेक्ट्स, आपने क्या प्रोजेक्ट्स करी है, इंटर्नशिप करी है, फ्रीलांसिंग करी है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है रिलेटेड टू द जॉब, ये सारी चीज़ें मेंशन करें। इंक्लूड अचीवमेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, ये भी सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है। तो देख रहे हो कि एक गुड रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, या फिर उसके गाइडलाइन क्या है कि ऐसा अगर आपका रिज्यूमे रहेगा तो हाई चांसेस है यू कुड बी सिलेक्ट। तो यहाँ पे छठा पॉइंट क्या है, यूज प्रोफेशनल फॉन्ट्स एंड लेआउट्स। ये छठा पॉइंट है, आप ध्यान में रखना। इसका मतलब क्या है कि यूज प्रोफेशनल फॉन्ट्स एंड साइजेस, कीप द मार्जिन्स यूनिफॉर्म एंड अवॉइड फैंसी डिजाइंस, ठीक है। एक प्रोफेशनल फॉन्ट्स होता है, उसका यूनिफॉर्म
साइज रखना, मतलब कि जो मार्जिन्स होते हैं जैसे कि एप्पल, ठीक है, एप्पल, तो इसके बीच का जो मार्जिन है एकदम यूनिफॉर्म है ना, या फिर दो वर्ड्स के बीच का डिस्टेंसेस यूनिफॉर्म है ना, तो उसको ही मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो मार्जिन को यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रखना, फैंसी डिजाइन को आप अवॉइड करें। तो ये होता है एक प्रोफेशनल रिज्यूमे की पहचान, कि आपका फॉन्ट और लेआउट्स भी प्रोफेशनल दिखे। उसके बाद 7वां पॉइंट क्या है, अवॉइड स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। ये गलत जो है आपके बारे में इंप्रेशन क्रिएट कर देगा अगर आपने रिज्यूमे में कुछ गलत बातें नहीं, मतलब कि आपने ग्रामेटिकल एरर कहीं कर दी। चेक ग्रामर्स, स्पेलिंग, पंक्चुएशन केयरफुल्ली, ठीक है ना। और उसके बाद बी ऑनेस्ट एंड अवॉइड ओवर स्टेटमेंट। कई बार रिज्यूमे में ओवर स्टेटमेंट नहीं लिखते, जितना आपकी डिटेल्स है, जो भी आपके पोटेंशियल है, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करें। एकदम ओवर स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। यानी राइट योर ऑनेस्ट ओपिनियन, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस इन रिज्यूमे, नेवर लाई और एग्जैजरेट, ज़्यादा आप एग्जैजरेट ना करें। उसके बाद 9वां पॉइंट है अपडेट योर रिज्यूमे रेगुलरली, यानी कीप योर रिज्यूमे अपडेटेड विद टाइम। ऐसा नहीं कि 2 साल पहले का आप रिज्यूमे दिखा रहे हो। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि दिस एबो पॉइंट्स आर वेरी क्रूशियल गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ रिज्यूमे। तो 9 पॉइंट्स है, आप 9 पॉइंट्स को ध्यान में रखना, बाकी सारी चीज़ें आप लिख लोगे। पहला था कीप इट क्लियर एंड कंसाइज, दूसरा था यूज अ प्रॉपर फॉर्मेट, तीसरा था स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग करियर ऑब्जेक्टिव, चौथा हाईलाइट रिलेवेंट स्किल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, पांचवा क्या है मेंशन योर वर्क एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट, छठा क्या है यूज प्रोफेशनल फॉन्ट्स एंड लेआउट्स, सातवां क्या है अवॉइड स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स, सातवां बी ऑनेस्ट एंड अवॉइड ओवर स्टेटमेंट, नौवा है अपडेट योर रिज्यूमे रेगुलरली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसको ध्यान में रखकर अगर आप रिज्यूमे लिखते हो तो वो आपका एक गुड रिज्यूमे कहलाता है। अब दूसरा सवाल क्या है, ईमेल एंड टेंडर। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ईमेल पे भी एक पर्सनल 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और टेंडर पर भी आ जाता है, या फिर कोटेशन और टेंडर में डिफरेंस लिखना। तो कोटेशन तो आपने समझ लिया होगा, और टेंडर क्या है इस वीडियो में समझ जाना, तो फिर आप आंसर भी लिख लोगे उसके डिफरेंसेस का, ठीक है ना। तो ईमेल और टेंडर, ये भी कभी कभार ईमेल अलग से पूछ देता है कि ईमेल क्या है, इसका प्रॉपर्टी बताओ, एडवांटेज बताओ, फिर उसके बाद ईमेल का स्ट्रक्चर क्या है। सिमिलरली टेंडर में भी, तो ये भी 7 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, आप ध्यान में रखना। तो चलिए ईमेल को देखते हैं। तो मैंने ना आंसर को 7 मार्क्स कंसिडर करके ही सभी को बनाया है। तो ईमेल से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस ईमेल का ये चीज़ें आप लिख देना। तो ईमेल है क्या, इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। ईमेल, या फिर जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं, इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग द मैसेज डिजिटली यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू मैसेज को वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर भेजते हैं, ठीक है। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं तो ध्यान में रखना। इट इज़ अ वेरी फास्ट एंड कॉमन फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन बिजनेसेस। ये एक टाइप का रिटन कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो मैसेज को डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू भेजते हैं इंटरनेट पर, ठीक है। अब मतलब कि रिसिपिएंट को भेजते हैं। यहाँ पे बेनिफिट्स एंड फीचर देखिए, तो ये बहुत सिंपल है ना। स्पीड, इट इज इंस्टेंटली सेंड टू द रिसिपिएंट। इसके बाद ये कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव होता है, इट इज वेरी चीपर दैन अदर कम्युनिकेशन मेथड, जो कि आपका ईमेल का बेनिफिट्स और फीचर है। तो स्पीड हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, इट इज सिक्योर, ये सिक्योर भी होता है। चौथा है अटैचमेंट सपोर्ट। हाँ, ईमेल में ना अटैचमेंट सपोर्ट भी होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फोटो और फाइल कैन बी अटैच। तो ये कितना मस्त बात है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है क्या है, तो आप अटैच करके भेज सकते हो। पांचवा क्या है रिकॉर्ड कीपिंग। हाँ, इट्स प्रोवाइड रिटन प्रूफ एंड परमानेंट रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। तो ये 5 एकदम क्रूशियल बेनिफिट्स है, आप ध्यान में रखना। उसके बाद लिमिटेशन क्या है, कुछ लिमिटेशंस लिख देना कि डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट कनेक्शन। और दूसरा क्या है रिस्क ऑफ स्पैम और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स ईमेल। कई बार स्पैम रिपोर्ट्स ईमेल भी आते हैं, इतने ईमेल से भर जाते हैं ना, स्पैम ईमेल इतने भर जाते हैं, कहना ही क्या है। क्योंकि आपको रिलेवेंट ईमेल बहुत कम दिखेंगे, स्पैम ईमेल ज़्यादा दिखेंगे, तो ये इसका रिस्क होता है, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशन ध्यान में रखना, इंटरनेट डिपेंडेंसी है, रिस्क ऑफ स्पैम है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। ईमेल का एक स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता कैसे है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना स्ट्रक्चर ऑफ एन इफेक्टिव ईमेल। सबसे पहले आप फ्रॉम से स्टार्ट करें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद टू, देखिए ये पार्ट से उसके डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले फ्रॉम से स्टार्ट करें। फ्रॉम में होता है सेंडर्स का ईमेल आईडी, मैं इसका सैंपल भी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद टू से स्टार्ट करें, ठीक है। मैं लिखना भूल गया था तो इसको पहले लिखते हूँ, ठीक है। फ्रॉम जिसमें सेंडर का ईमेल आईडी होगा, टू जिसमें रिसिपिएंट्स का ईमेल आईडी होगा, जिससे कि मैं ईमेल भेज रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी, और जो दोस्त को भेज रहा हूँ तो यहाँ पे दोस्त का ईमेल आईडी होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि मेन पर्पस ऑफ ईमेल, जो कि क्लियर आप शॉर्ट लिखे, आपका पर्पस क्या है ईमेल लिखने का, ठीक है। जैसे कि कोई पेमेंट इशू आ गए, ठीक है, या फिर कोई अपना आपने फॉर्म अपलोड किया, पता नहीं अपलोड क्यों नहीं हो रहा है।
उसके बाद ग्रीटिंग होता है, ग्रीटिंग एक फॉर्मल ग्रीटिंग होता है जैसे कि डियर सर, डियर मैडम। उसके बाद बॉडी होता है जिसमें आप मैसेज लिखते हो, मेन मैसेज, जैसे कि इंट्रोडक्शन, डिटेल, क्लोजिंग, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करते हो। उसके बाद क्लोजिंग होता है जो फॉर्मल एंडिंग के साथ आता है, रिगार्ड्स योर सिंसियरली, कुछ इस तरीके से। उसके बाद सिग्नेचर होता है, योर नेम, डिजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे एक सैंपल ध्यान में रखना, ईमेल का सैंपल अगर आप ध्यान में रहे तो आप ईमेल का सैंपल भी लिख देना। अगर 7 मार्क्स का पर्सनली इस पर सवाल है, आया था ईमेल पर सवाल आया था 7 मार्क्स का। सबसे पहले फ्रॉम से, जैसे कि सेंडर का ईमेल आईडी होगा, टू से, उसके बाद सब्जेक्ट यानी एप्लीकेशन फॉर लीव हो गया, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ ईमेल, उसके बाद डेट। अच्छा देखना, ये ना ईमेल में मैंने यहाँ पे डेट मेंशन नहीं करा है, सब्जेक्ट के बाद ना आप डेट भी मेंशन कर देना, क्योंकि वैसे भी आज जो है ना, आजकल की जो डिजिटली जो ईमेल भेजते हैं ना, तो उसमें डेट और टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू भेजते हैं, तो वो अपडेटेड रहता है कि हाँ पता लग जाता है ना कि कब ईमेल आया था आपका, तो डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं रहती है। तो हालांकि मैंने कुछ बुक्स में देखा था कहीं डेट मेंशन था कहीं नहीं था, तो आपकी मर्जी लिख देना या फिर छोड़ भी देना। उसके बाद यहाँ पे देखना ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन हो गया जैसे डियर सर। उसके बाद यहाँ पे बॉडी हो गई जिसमें इंट्रोडक्शन हो गया, मेन इन्फॉर्मेशन डाल दिया, क्लोजिंग सीन डाल दिया। यहाँ पे सॉरी मतलब क्लोजिंग सीन इसके बाद है, बॉडी के नीचे है। योर सिंसियरली हो गया जैसे क्लोजिंग सीन हो गया। उसके बाद योर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल यानी सेंडर्स के डिटेल्स, ठीक है ना, जैसे मैं भेज रहा हूँ तो मेरे डिटेल्स होंगे। तो इस तरीके से एक सैंपल हो गया ईमेल का, ये भी लिख देना, अच्छे एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। अब हम आते हैं टेंडर है क्या, टेंडर को समझते हैं। अ टेंडर इज अ बिडिंग प्रोसेस, ये भी एक तरीके का बिडिंग प्रोसेस हो, लेकिन जो आपका कोटेशन था ना वो भी था, लेकिन वो स्मॉल स्केल पर होता था। वहाँ पे वेंडर से एक किसी बायर को कोटेशन सबमिट करते हैं, ठीक है। और ये टेंडर में क्या होता है, कोई बिग कंपनी या बिग ऑर्गेनाइजेशन उस सप्लायर या वेंडर को सबमिट करते हैं, जिसको हम टेंडर नोटिस भेजते हैं, बोलते हैं। अ टेंडर इज अ बिडिंग प्रोसेस वेयर फॉर्मल रिटन ऑफ इन्विटेशन, मतलब कि बिडिंग प्रोसेस को टेंडर ना एक तरीके का फॉर्मल रिटन इन्विटेशन होता है या फिर डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक बिडिंग प्रोसेस होता है वेयर द गवर्नमेंट और बिग कंपनीज, ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिश पब्लिकली, ये टेंडर नोटिस जो है पब्लिकली पब्लिश करती है, इन विच दे इन्वाइटेड सप्लायर्स या वेंडर, जो सप्लायर्स या वेंडर से उनको इन्वाइट करते हैं टू सबमिट, ये सबमिट है, सबमिट दियर बिड्स, बिड्स जिसको हम ऑफर बोलते हैं, फॉर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज अंडर द स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये यहाँ पे आप ध्यान में रखना कि ये टेंडर होता है, ठीक है, टेंडर नोटिस, टेंडर या फिर आप टेंडर नोटिस बोलिए। ये जो है बिग कंपनी या गवर्नमेंट, ठीक है, बिग कंपनी या फिर गवर्नमेंट ये पब्लिक में निकालती है, ठीक है। और इस टेंडर नोटिस में जो कंपनी का कोई भी काम करवाना हो तो वो इस टेंडर नोटिस को पब्लिक में निकालती है एक अच्छे टर्म्स कंडीशन प्राइसेस के साथ। तो जो अलग अलग सप्लायर वेंडर्स जितने सारे नहीं होते, मान के चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सप्लायर्स हो गए, तो ये 6 सप्लायर्स बीडिंग लगाते हैं कि मैं इतने पैसे में काम करूंगा, मैं इतने पैसे में काम करूंगा। अगर एक नॉर्मल तरीके से अगर समझे तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ये राजी है, ठीक है, मैं काम कर दूंगा, मैं काम कर दूंगा, मैं काम कर दूंगा। तो ये अपने अपने राय अलग अलग प्राइसेस जो है इस टेंडर नोटिस में सबमिट करती है कि मैं सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा या फिर ये मेरी प्रोडक्ट है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये टेंडर एक बिग गवर्नमेंट या बिग कंपनी इशू करती है पब्लिक में, ठीक है ना, ताकि सप्लायर्स आए और वो अपने ऑफर को या वो अपने बिड्स को सप्लाई करे, ठीक है, फॉर गुड्स या सर्विसेज, जो भी गुड्स या सर्विसेज वो अपने प्रोवाइड कर रही है उसके बिडिंग, उसके ऑफर को सप्लाई करे। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ जाओगे। द गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड अ न्यू हॉस्पिटल, एग्जांपल में आप ध्यान में रखना कि गवर्नमेंट जो है एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहती है। दे इशू अ टेंडर नोटिस इन पब्लिक, वो पब्लिक में एक टेंडर नोटिस को इशू कराएगी, आस्किंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज, जैसे यानी सप्लायर हो गया ना वो, टू सबमिट दियर ऑफर। तो अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी, अलग अलग सप्लायर, अलग अलग वेंडर अपने सर्विसेज के लिए एक बिडिंग ऑफर करेंगे, ये बिड्स सबमिट करेंगे, ठीक है, या फिर ऑफर को सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि द कंपनी ऑफर द बेस्ट प्राइसेस फॉर देयर सर्विसेज अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन। तो जो कंपनी होती है ना, कंपनी यानी कि जो आपका सेलर है या फिर जो आपका वेंडर है, वो अलग अलग प्राइसेस जो है या अलग अलग सर्विसेज जो है वो सबमिट करेगी अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन जो कि टेंडर नोटिस में लिखा है। हेंस दे गेट अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ हॉस्पिटल। तो ये इस तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल आप ध्यान में रखना। तो जो टेंडर नोटिस होता है ना, उसका जो है ना, टेंडर नोटिस जैसे निकालती है गवर्नमेंट पब्लिक में, तो उसका एक डेट भी होता है कि इस तारीख को टेंडर नोटिस आया है, लास्ट डेट ऑफ टेंडर नोटिस का ये है। जैसे कि 20 तारीख को आया और 30 तारीख को बोला ये लास्ट डेट है, तो 10 दिनों के दौरान जितने सारे सप्लायर सेलर ने अपने बिडिंग को, अपने ऑफर को, मतलब अपने गुड्स और सर्विसेज के ऑफर को टेंडर नोटिस में सबमिट कर दी है। तो फिर टेंडर नोटिस का ओपनिंग डेट भी होता है,
ठीक है, एक प्रोसीजर के साथ उसको ओपन करते हैं टेंडर नोटिस को, क्या किसने कैसा कहा, तो जो गवर्नमेंट को उपयुक्त लगता है वो गवर्नमेंट उससे कॉन्टेक्ट करवा लेती है। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ टेंडर में ध्यान में रखना कुछ 3 तरीके होती है, एक ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर और सिंगल टेंडर। ओपन टेंडर किसको बोलते हैं? इन्विटेशन टू ऑल एलिजिबल सप्लायर। ठीक है, टेंडर के भी टाइप होते हैं, यानी कि ये सारे तरीके के सप्लायर इस ओपन टेंडर के अंतर्गत अपने बिडिंग को, अपने ऑफर को बता सकते हैं। लिमिटेड टेंडर में होता है कि सेंड टू सिलेक्टेड या लिमिटेड वेंडर्स होता है, और सिंगल टेंडर में होता है गिवन टू एनी वन सप्लायर डायरेक्टली। यहाँ पे किसी एक डायरेक्ट सप्लायर को ही दे देते गया, ठीक है भाई तुम ही करो, जो भी प्राइसेस है अपने बताओ, हम देख लेंगे। तो इस तरीके से टाइप्स ध्यान में रखना। अब उसके बाद फीचर्स क्या है, टेंडर नोटिस के कुछ विशेषताएं क्या है, तो यहाँ पे देखना पब्लिश्ड पब्लिकली, ये पब्लिक में पब्लिश की जाती है, इट इज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि इट फॉलोज अ फिक्स्ड फॉर्मेट एंड कंटेन डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन। तीसरा क्या है? ओपन कंपटीशन। ठीक है, ओपन कंपटीशन यानी कि अलाउज मेनी सप्लायर्स टू compete इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड बेटर प्राइसिंग। तो आप समझ रहे हैं ना, ये ओपन कंपटीशन है कि जो भी अलग अलग सप्लायर्स है, वेंडर्स है, वो एक दूसरे को compete कर सके, ताकि जो भी जितना अच्छा ट्रांसपेरेंट काम करेगा वही तो उसकी रेटिंग अच्छी है, तो वही तो जैसे बताए ना, वैसे ही सेलर वेंडर तो चाहिए सबको। ठीक है, वो अच्छे प्राइस पर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर सके, तो ये ओपन कंपटीशन होता है। उसके बाद चौथा ये लीगल बिडिंग होता है। हाँ, यानी कि वंस एक्सेप्टेड इट बिकम्स लीगली बिडिंग एग्रीमेंट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपने, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि ठीक है ये मेरी सर्विसेज है या फिर ये मेरे प्रोडक्ट्स है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन थी, जो गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो एक्सेप्ट कर लिया। तो जब उसने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो ये एक लीगली बन जाता है। तो ये 4 पॉइंट सब ध्यान में रखना। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेंडर। तो टेंडर पे भी एक तरीके से अलग 7 मार्क्स का सवाल आता है, तो आप ध्यान में रखना स्ट्रक्चर ऑफ टेंडर, ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखने पड़ती है यार। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टेंडर में ध्यान से रखना है, कुछ पार्ट्स है और उसके कुछ डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहला होता है कि टाइटल क्या है, यानी कि टेंडर नोटिस का एक स्पेशल टाइटल होता है, क्लियर एंड रिटन इन टॉप, यहाँ पे लिखा रहता है कि टेंडर नोटिस। उसके बाद दूसरा है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इश्यूइंग अथॉरिटीज नेम, कौन गवर्नमेंट कर रही है या फिर कि बिग कंपनी कर रही है। ठीक है, द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा टेंडर नंबर एंड डेट, एक यूनिक रेफरेंस नंबर भी होता है, ये रेफरेंस नंबर है। एंड इशू डेट होता है कि कब आपने टेंडर नोटिस को इशू कराया, उसका एक यूनिक रेफरेंस नंबर क्या है, एक यूनिक आईडी ना। उसके बाद वर्क डिस्क्रिप्शन, यानी कि व्हाट द टेंडर इज अबाउट। एग्जांपल में रोड कंस्ट्रक्शन या फिर हॉस्पिटल बनवाना हो गया, तो वो अपना वर्क डिस्क्रिप्शन डालेगी गवर्नमेंट या फिर की बिग कंपनी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डालेगी कि हु कैन अप्लाई, जिसे लाइसेंस्ड कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कि जो जो टाइप्स थे ना टेंडर के, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लिखती है। उसके बाद छठा पॉइंट क्या है? कॉस्ट ऑफ टेंडर फॉर्म, या फिर ईएमडी भी इसको बोलते हैं, यानी कि इंश्योरिंग फी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे कुछ फीस वगैरह, टर्म्स कंडीशन, जो भी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है उस काम के लिए, वो यहाँ पे मेंशन होता है। सातवां क्या है? सबमिशन डिटेल्स, यानी कि मेंशन द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर बिड सबमिशन। तो मैंने बताया ना कि जैसे मान के चलो 20 तारीख को उसने इशू कराया और सबमिशन डेट हुए 30 तारीख तक, यानी 10 दिनों तक वैलिड रहा। तो 10 दिनों में कितने लोगों ने अपने ऑफर को भरा, तो ये सबमिशन डिटेल भी होता है कि ठीक है इसका लास्ट डेट जो मैंने टेंडर नोटिस निकाला है 30 तारीख तक है। उसके बाद ओपनिंग एंड इवेल्युएशन, तो मेंशन प्रोसेस फॉर ओपनिंग एंड डेट ऑफ जजिंग बिड्स। तो ये ना जब एक बार सबमिट हो जाता है ना, तो फिर वो डेट भी बताते हैं कि इस तारीख को मैं टेंडर नोटिस को ओपन करूंगा या इसका इवेल्युएशन करूंगा, और फिर जज करूंगा कि कौन मेरे लिए गुड सप्लायर या वेंडर है। ये कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करेगी या फिर बिग कंस्ट्रक्शन, बिग ऑर्गेनाइजेशन करेगी। ठीक है, 9वां है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, 9 पॉइंट है, यानी एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल फॉर क्वेरी। ये सारी चीज़ें ना, ये टेंडर नोटिस में सप्लायर के कुछ नहीं होते, कंफ्यूज मत हो ना, ये सारी चीज़ें उस बिग कंपनी या गवर्नमेंट्स के डिटेल होते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। यहाँ पे कोई सप्लायर नहीं आता है, जब वो सप्लायर देखता है तो फिर एक ऑनलाइन फॉर्म भरता है। 10वां पॉइंट है सिग्नेचर और डिजिग्नेशन, यानी सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन हु इशूइंग द नोटिस। तो जो नोटिस को इशू कर रहा है टेंडर नोटिस को, उसका सिग्नेचर होता है। ये 10 पॉइंट है, तो इसको आपको सीक्वेंस में थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है टेंडर नोटिस का, ये ध्यान में रखना। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, सवाल क्या है? राइट अ कंटेंट ऑफ गुड रिज्यूमे, जो कि तीसरा सवाल था ना।
राइट कंटेंट ऑफ गुड रिज्यूमे। तो ये ध्यान में रखना कि एक गुड रिज्यूमे में कंटेंट क्या होता है। तो यहाँ पे रिज्यूमे का डिफिनेशन लिख देना, अगर ये अलग से सवाल आता है 7 मार्क्स में तो रिज्यूमे का डिफिनेशन लिख देना, जो कि पहले मैंने बताया था कि बायोडेटा होता है वगैरह वगैरह। अब उसके बाद मेन कंटेंट या मेन पार्ट्स ऑफ गुड रिज्यूमे में क्या होता है। सबसे पहले होता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्लेस द टॉप ऑफ द रिज्यूमे, सबसे टॉप पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह, पर्सनल डिटेल वगैरह ये। दूसरा आपका करियर ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि अ शॉर्ट एंड स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू योर गोल एंड करियर और करियर, ठीक है। इट मस्ट मैच द जॉब रोल, तो जो भी आपका जॉब रोल है, जो भी इंटर्नशिप है, उससे रिलेटेड आपका एक मस्त करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तीसरा क्या है, उसमें आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखिए, एक ऑर्डर में होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको मेंशन करना रहता है, लिस्ट ऑफ डिग्री और सर्टिफिकेट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, ग्रेड्स या सीजीपीए क्या है। चौथा रहता है आपका स्किल एंड स्ट्रेंथ। इट इंक्लूड्स टेक्निकल स्किल्स दैट यू नो, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर स्किल्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें जानते हैं तो अपना स्किल और स्ट्रेंथ को मेंशन करें। पांचों पॉइंट्स पर लिखना रहता है कि वर्क एक्सपीरियंस। तो ये ना एक तरीके से सीक्वेंस में आता है कि सबसे पहले ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ठीक है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आता है, प्रोजेक्ट्स होता है, यानी कि डिटेल एनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स जो भी आपने करे हैं, कोई भी आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है, इंटर्नशिप करी है, कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो उसको मेंशन करें। इट शुड कंटेन प्रोजेक्ट्स का टाइटल होना चाहिए, ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन थी आपके प्रोजेक्ट्स की, क्या क्या टूल्स का यूज करे थे आपने, कौन सी टेक्नोलॉजी आपने सीखी थी। छठा, अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना रहता है, यानी एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट, सर्टिफिकेट फ्रॉम अनदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ये ना एक यूनिवर्सल रिज्यूमे है। ऐसे अगर बुक के हिसाब से अगर रियल लाइफ में देखें ना तो थोड़ा अलग होता है, मतलब एकदम पूरा अलग नहीं होता है, लेकिन वो ना एकदम जो आप जॉब रोल है ना जो आपका, उसी के रिलेटेड रहता है पूरी बातें। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, जो सातों पॉइंट आप ध्यान में रखना, मेंशन योर हैबिट दैट रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी। तो ये कुछ एक ऑर्डर में होता है कि जब आप रिज्यूमे लिखते हैं तो शुरू में ये लिखते हो, ये पॉइंट्स लिखते हो, ये पॉइंट्स लिखते हो, फिर ये पॉइंट्स लिखते हो, ये पॉइंट्स लिखते हो, ये पॉइंट्स लिखते हो और ये पॉइंट्स लिखते हो। तो अगर ये पॉइंट्स ध्यान में रहे तो आप रिज्यूमे लिख भी लोगे, ठीक है ना। तो कंटेंट ऑफ गुड रिज्यूमे ध्यान में रखना, ये पॉइंट्स से टोटल 7 पॉइंट्स से आप ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मेंशन कर लोगे, मुझे पता है। तो ये 3 क्वेश्चन थे, गाइडलाइंस फॉर रिज्यूम राइटिंग, ईमेल इंटेंडर। यहाँ पर भी 7 मार्क्स का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन ये 7 × 4 28 मार्क्स का वीडियो हो सकता है, मतलब है, ठीक है। उसके बाद है राइट कंटेंट ऑफ गुड रिज्यूमे इन डिटेल। तो ये 3 सवालों को हमने अच्छे से देख लिया है। तो चलिए, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में भी आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये एक सैम्पल रहा ईमेल का, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। ठीक है, बाय।